मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल रियल ज्ञान विद RKG में। दोस्तों मैं आप सभी के समक्ष समास को लेकर उपस्थित हूँ। दोस्तों यह जो टॉपिक है वह लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और साथ ही साथ कॉलेज के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है हिंदी विषय में। तो समास एक हिंदी व्याकरण से संबंधित है और इस विषय के बारे में आप सभी को मैं पूरे डिटेल में जानकारी दूंगा। इसमें जो कॉलेज लेवल के जो छात्र हैं वो भी आ जाएंगे और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ऐसे एस्पायरेंट भी आ जाएंगे। तो मैंने इन दोनों को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छे से बहुत ही डिटेल में समास को बताया है। इस टॉपिक को देखने के बाद आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा और आप अच्छे से कुछ भी क्वेश्चन आए समास के संदर्भ में आप बना लेंगे। तो मेरा जो वीडियो है वो आप सभी अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैंने समास को दो भागों में बांटा है इस टॉपिक को, जिसमें पहले टॉपिक में मैं तत्पुरुष समास तक बताऊंगा और उसके बाद तत्पुरुष समास के बाद वाले समासों को मैं दूसरे जो लेक्चर है उसमें बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं समास। तो जैसा कि आपने शुरू से पढ़ा है, समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। बहुत सारे शब्दों को हम क्या करते हैं, संक्षिप्त करके लिख देते हैं। तो इस तरह से समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। हिंदी व्याकरण में समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्तीकरण होता है या हम इसको छोटा रूप कह सकते हैं। तो बड़े शब्दों को मिलाकर हम उसका छोटा रूप लिखते हैं। तो जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को हिंदी में हम समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो समास वह क्रिया है जिसके द्वारा हिंदी में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जाता है। तो इस तरह से हमने समास को देख लिया, समास की परिभाषा को समझ लिया। अब हम देखते हैं समास के मुख्य प्रकारों को। तो समास जैसा कि आप जानते हैं 6 प्रकार के होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा है द्विगु समास और छठवा है बहुव्रीहि समास। तो इस तरह से हमने समास के प्रकार के नामों को जान लिया, कितने प्रकार के होते हैं। अब दोस्तों आप सभी के मन में यह कन्फ्यूज़न ज़रूर होता होगा कि संधि और समास में क्या अंतर है। तो चलिए देखते हैं संधि और समास में मुख्य अंतर क्या है। तो पहला अंतर यह है कि संधि में दो अक्षर परस्पर मिलाए जाते हैं। तो दोस्तों संधि में दो अक्षर को मिलाया जाता है और समास में दो शब्द को पास पास लाया जाता है। ठीक है, तो पास पास लाकर हम उसके जो सार्थक अर्थ होते हैं उसको लाने का प्रयास करते हैं। जैसे संधि में हम दो अक्षरों को या दो वर्ण को कैसे मिलाते हैं इसको देखते हैं। तो उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं, पहले हम संधि में देख लेते हैं कि अगर जो संधि है इसको हम तोड़ेंगे तो सम और धी इस तरह से टूटेगा। तो सम का अर्थ है अच्छी तरह से परस्पर और धी का अर्थ है रखना। तो अच्छी तरह से रखना किसको, अक्षरों या वर्णों को। उसी प्रकार समास को अगर हम तोड़ कर देखते हैं तो हमारे पास मिलता है सम और आस। तो सम का अर्थ है अच्छी तरह से परस्पर और आस का अर्थ है बैठाना किसको, शब्दों को। तो संधि में हम अक्षरों या वर्णों को अच्छी तरह से बैठाते हैं, पास पास कर लाते हैं, और समास में हम शब्दों को अच्छी तरह से बैठाते हैं। अब संधि और समास में किस तरह अंतर है इसको हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। जैसे संधि के उदाहरण में दे सकते हैं कि गदा घात, गदा घात। तो गदा घात
किन किन शब्दों से मिलकर बना है? तो देखो, यह गदा और आघात से मिलकर बना है। गदा धन आघात। तो इसमें आपने देखा कि जो गदा और आघात है ये अलग अलग शब्द है, लेकिन इनके बीच जो क्रिया हुई है, जैसे गदा में द में आ का मात्रा है, और धन आघात में भी क्या है, आघात का आ है, उसमें आ का मात्रा है। तो आ और आ मिलकर क्या बना है, आ। तो इस तरह से जो आ है वो किस में आ गया, आ की मात्रा किस में लग गई, द में लग गया। और ये जो बड़ा आ है वो क्या हो जाएगा, जो आघात का बड़ा आ है वो क्या हो गया, लुप्त हो गया। क्योंकि हमने देखा कि आ और आ के दोनों के मिलने से क्या बन रहा है, बड़ा आ बन रहा है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, गदाघात हो गया। जबकि हम समास में अगर गदाघात को देखें तो गदाघात में हम क्या पाएंगे कि गदा के द्वारा आघात। तो इस तरह से दोस्तों देखो, हमने गदाघात में क्या किया, विच्छेद किया। विच्छेद मतलब अलग करना। तो हमने दो शब्दों को, जिन शब्दों से मिलकर जो गदाघात शब्द बना है उसको हमने अलग किया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, विच्छेद। लेकिन समास में हम क्या करते हैं, विग्रह करते हैं। समास में क्या करते हैं, विग्रह। तो विग्रह का अर्थ हम आगे समझेंगे, लेकिन आपको यह समझ जाना उचित होगा कि देखो, गदा घात में गदा भी है और आघात भी है, लेकिन यहाँ पे के द्वारा एक्स्ट्रा यहाँ पे लगा है। तो के द्वारा क्या है, ये सभी क्या है, विभक्ति चिन्ह, संयोजक चिन्ह है। तो इस तरह से समास में जब हम विग्रह करते हैं तो जो शब्द रहता है, तो विग्रह करने के दौरान इसके बीच के चिन्ह अर्थात विभक्ति चिन्ह आ जाते हैं। लेकिन संधि में जब हम विच्छेद करते हैं तो ऐसा नहीं होता। तो इस तरह से आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि संधि और समास में क्या अंतर है। अब हम समास को और अच्छे से उदाहरण सहित समझते हैं। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ घोड़ा गाड़ी। घोड़ा गाड़ी का उदाहरण मैं देता हूँ, तो इसमें आप देखेंगे कि घोड़ा गाड़ी का जब हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, घोड़ा खींचता है जिस गाड़ी को। तो इसमें देखिए, इसमें खींचता है आया है, खींचता है। तो खींचता है यहाँ पे गौण शब्द है। खींचता है मतलब क्या है, यहाँ पे गौण शब्द है। और यहाँ पे घोड़ा और जो गाड़ी है ये क्या है, मुख्य शब्द है। ठीक है, तो मुख्य शब्द क्या है, घोड़ा और गाड़ी। तो इन्हीं मुख्य शब्दों को पास पास बैठाने की विधि को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो इस तरह से मुख्य शब्द घोड़ा और गाड़ी को हमने बैठा दिया और यही मुख्य शब्द क्या हो गया, समास। तो यह जो शब्द बना है इसको हम क्या बोलेंगे, सामासिक शब्द बोलेंगे या सामासिक पद बोलेंगे। तो इस तरह से जब हम सामासिक शब्द का विग्रह करते हैं तो विग्रह के दौरान हमें गौण शब्द भी मिल जाता है जो इसके अर्थ को स्पष्ट रूप से हमें समझने में मदद करता है। इसी तरह से हम अन्य उदाहरण देख सकते हैं, जैसे घोड़े पर सवार को हम क्या बोलेंगे, घुड़सवार। तो यहाँ पे घोड़ा और सवार यहाँ पे मुख्य शब्द है और पर यहाँ पर कौन सा शब्द है, गौण शब्द है। उसी तरह माँ और बाप से क्या बन रहा है, माँ बाप। तो और यहाँ पे गौण शब्द है, माँ और बाप यहाँ पे मुख्य शब्द है। तो इस तरह से जो मुख्य शब्द है उसको हम पास पास बैठा देते हैं, उसी को हम समास कहते हैं। उसी प्रकार जहाँ चार राहें मिलती हो तो क्या हो जाएगा, चौराहा हो जाएगा। तो इस प्रकार गौण शब्दों, अब ये गौण शब्द किसको कहेंगे, कारक चिन्ह या संयोजक पदों को, जो शब्दों को जोड़ने का काम करता है, शब्दों को इसके अर्थ को स्पष्ट करता है। तो कारक चिन्ह या संयोजक पदों को गौण शब्द कहते हैं। और जब हम समास युक्त पद बनाते हैं या सामासिक शब्द बनाते हैं तो इनका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। किनका, गौण शब्दों का लोप हो जाता है। तो
जब हम समास युक्त पद बनाते हैं तो गौण शब्द का लोप हो जाता है। जैसे हम देखते हैं राम राज्य, दाल रोटी, यथासंभव, घन श्याम, ये सभी इनमें राम राज्य में हम देखेंगे तो राम का राज्य हो जाएगा, तो का यहाँ पे गौण शब्द है जिनका लोप हो गया है। अब ऐसे शब्द जिसमें केवल मुख्य शब्द ही होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, समस्त पद या समास युक्त या समासिक पद या शब्द हम इसको बोलते हैं। तो जितने भी समासिक पद हैं इसको हम समस्त पद भी कहते हैं और समास युक्त पद के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए समास विग्रह क्या है, तो इसको और समझ लेते हैं कि समास युक्त पदों को अलग अलग करने का नाम ही क्या है, समास विग्रह है। जैसे राम राज्य का विग्रह हो जाएगा राम के राज्य जैसे राज्य। दाल रोटी का विग्रह हो जाएगा दाल और रोटी। यथा संभव का विग्रह हो जाएगा यथा अर्थात जैसे संभव हो। घन श्याम का विग्रह हो जाएगा घन की तरह श्याम है जो। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, समास युक्त पदों को अलग अलग करते हैं और उसी को क्या बोलते हैं, विग्रह बोलते हैं उस क्रिया को। अब देखिए ध्यान दीजिए कि जिन दो मुख्य शब्दों के मेल से समास बनता है उन शब्दों को पद, खंड या अवयव कहते हैं। ठीक है, तो मुख्य शब्दों को हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं या खंड कहते हैं या अवयव कहते हैं। समास के पद या समास के खंड या समास के अवयव के नाम से जाना जाता है। अब देखिए जो समास का पद होता है, जैसे घनश्याम क्या है, एक प्रकार का समासिक पद है। तो इसमें दो पद हैं, पहला घन और दूसरा श्याम। तो घन जो है उसको हम पहला या पूर्व पद कहते हैं और श्याम को दूसरा या उत्तर पद कहते हैं। तो इस प्रकार से जो समासिक शब्द है वो दो पदों से मिलकर बना होता है, जिसको पूर्व पद कहते हैं और दूसरा को उत्तर पद कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जिस पद पर अर्थ का मुख्य बल पड़ता है, देखो पद तो दो होते हैं, एक पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। तो दोनों में से या तो पूर्व पद या उत्तर पद, जिस पद पर या दोनों पर, है ना, तो जिस पद पर अर्थ का मुख्य बल पड़ता है उसे प्रधान पद या खंड कहते हैं। जैसे अगर पूर्व पद में मुख्य बल पड़ रहा है अर्थ का, अर्थात पूर्व पद मुख्य अर्थ को बता रहा है, तो पूर्व पद क्या कहलाएगा, प्रधान पद। अगर उत्तर पद बता रहा है तो ये क्या कहलाएगा, प्रधान पद ये कहला जाएगा। तो और जिस पद पर अर्थ का बल नहीं पड़ता उसको हम क्या बोलते हैं, गौण पद या गौण खंड। तो जिस पद पर मुख्य बल पड़ता है उसको प्रधान पद या खंड कहते हैं और जिस पद पर अर्थ का बल नहीं पड़ता उसको गौण पद या खंड कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने समझ लिया समासिक जो टर्म्स है इसको आपने समझ लिया है कि किसको क्या बोलते हैं। अब हम देखते हैं पदों की प्रधानता के आधार पर समास का वर्गीकरण। तो सामान्य वर्गीकरण हमने देख लिया था जो कि 6 प्रकार के होते हैं समास। अब हम पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण को पहले देख लेते हैं। तो पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 4 प्रकार किए गए हैं। पहला, जिस समास में पूर्व पद या पूर्व खंड प्रधान हो, तो पूर्व पद प्रधान हो ऐसा समास कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। जिस समास में उत्तर खंड या उत्तर पद प्रधान रहता है उसको हम क्या समास बोलते हैं, तत्पुरुष समास बोलते हैं। और जिस समास में दोनों खंड या दोनों पद प्रधान हो उसको हम द्वंद्व समास बोलते हैं। तथा जिस समास में दोनों पद या खंड प्रधान न हो इसको हम क्या बोलते हैं, बहुव्रीहि समास बोलते हैं। तो इस तरह से पदों की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। अब प्रयोग की दृष्टि से भी समास के भेद किए गए हैं। तो प्रयोग की दृष्टि से ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है।
खासकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो प्रयोग की दृष्टि से समास के 3 भेद होते हैं। पहला है संयोगमूलक समास, दूसरा है आश्रयमूलक समास और तीसरा है वर्णनमूलक समास। तो इस तरह से हमने अलग अलग दृष्टि से समास के भेद देखा। अब हम इन जो 6 समास है इन सभी को डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो चलिए आ जाते हैं हमारे पहले समास की तरफ, जिसका नाम है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव का अर्थ क्या होता है? अव्ययी भाव का अर्थ होता है अव्यय हो जाना, अव्यय हो जाना। तो वास्तव में जो अव्यय होता है वह क्रिया विशेषण अव्यय का काम करता है। अब क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताए। तो अव्ययी भाव में एक अव्यय अवश्य ही आता है और वह अव्यय क्या करता है? क्रिया की विशेषता को बतलाता है। ठीक है, तो इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि इसमें एक अव्यय होना जरूरी रहता है अव्ययी भाव में, तभी यह अव्ययी भाव कहलाएगा। और वह जो अव्यय रहता है अव्यय रहता है वह क्रिया की विशेषता बतलाता है। इसमें अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है और प्रथम पद की प्रधानता होती है। जैसे आपने ऊपर देखा कि प्रथम पद प्रधान होता है, उसको क्या बोलते हैं? अव्ययी भाव समास। तो इसमें प्रथम पद अव्यय होता है और प्रथम पद की प्रधानता होती है। इसमें अव्यय पद का स्वरूप लिंग, वचन और कारक के कारण नहीं बदलता। तो जो अव्यय होता है उसकी परिभाषा हमने देखा है, जानते हैं कि अव्यय वह शब्द होता है जो लिंग, वचन, कारक, काल के हिसाब से जिसमें परिवर्तन नहीं होता, उसको अव्यय कहते हैं। तो इसमें भी जो अव्यय आता है उसमें बदलाव नहीं होता लिंग, वचन, कारक के हिसाब से, तो वह हमेशा एक जैसा ही रहता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयोग हो, वहाँ पर भी अव्ययी भाव समास होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अव्ययी भाव समास के 2-3 यहाँ पे लक्षण बताए जा रहे हैं, है ना। सबसे पहले तो अव्यय हो और अव्यय क्रिया विशेषण की तरह प्रयोग में होता हो, कि क्रिया की विशेषता बताता हो, वहाँ अव्ययी भाव होगा। दूसरे में यह बताया गया है कि अगर अव्यय की पुनरावृत्ति हो, मान लो दोनों अव्यय की तरह प्रयोग हो, वहाँ भी अव्ययी भाव समास होता है। और उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। इसका उदाहरण हम लोग आगे देखेंगे। तो जैसे देखते हैं उदाहरण, जैसे हर घड़ी, हर घड़ी में अव्ययी भाव समास है, हर घड़ी में अव्ययी भाव समास है। अब देखिए हर और घड़ी, तो यहाँ पे घड़ी क्या है? घड़ी यहाँ पे संज्ञा पद है। तो घड़ी एक संज्ञा पद है, लेकिन अब संज्ञा पद क्या होता है? विकारी है। संज्ञा क्या है? एक विकारी है, जिसमें लिंग, वचन, कारक के अनुसार विकार उत्पन्न हो जाता है। तो संज्ञा पद यह है, इसलिए इसमें विकार होता। जैसे घड़ी, घड़ी से क्या है? घड़ियाँ या घड़ियों, इस प्रकार का विकार उत्पन्न हो जाता। परंतु हर के लग जाने से, जो कि क्या है? अव्यय है। हर क्या है यहाँ पे? अव्यय। तो हर के लग जाने से यहाँ पे क्या हो जा रहा है? यह जो घड़ी है उसको इसने क्या बना दिया है? अविकारी बना दिया है, जिस कारण हर घड़ी के अव्यय हो जाने पर इसका रूप परिवर्तन हर घड़ियाँ या हर घड़ियों, इसमें कदापि नहीं हो पाएगा। ये केवल हर घड़ी के रूप में ही प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरह से हर लग के घड़ी को क्या बना दिया? अव्यय। तो यहाँ पे हर घड़ी एक अव्यय बन गया। तो इस तरह से इस समास की पहचान हम कर सकते हैं कि जहाँ पे एक अव्यय हो वहाँ पे आप समझ जाओ कि यह कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। जहाँ पे आपका उपसर्ग दिखे वहाँ पे समझ जाओ यह अव्ययी भाव समास है। जहाँ पे बार बार अव्यय आया हो वहाँ भी आप समझ जाइए कि अव्ययी भाव समास है। जैसे उदाहरण देख लीजिए अव्ययी भाव समास के उदाहरण। तो जैसे यथाशक्ति, यथा यहाँ पे क्या है? यथा यहाँ पे अव्यय है और शक्ति क्या है? संज्ञा। तो यथाशक्ति क्या है? शक्ति के अनुसार, इसका विग्रह हो जाएगा। तो यथाशक्ति क्या है?
अव्ययी भाव समास, क्योंकि यहाँ पे यथा अव्यय है। उसी तरह यथाक्रम, क्रम के अनुसार, यथा नियम, नियम के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, प्रतिवर्ष, हर वर्ष, आजन्म। यहाँ पे देखिए आ क्या है, यहाँ पे उपसर्ग है, तो आ जहाँ पे क्या है, उपसर्ग है, तो उपसर्ग आ जाए तो उपसर्ग भी क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत इसको लिया जाएगा। तो आजन्म, जन्म से लेकर, यथासाध्य, यथासाध्य जितना साधा जा सके, धड़ाधड़, तो धड़ की आवाज़ के साथ। तो यहाँ पे देखिए बार बार दो शब्द आए हैं, धड़ाधड़, तो धड़ की आवाज़ के साथ, ये भी अव्ययी भाव के लक्षण हैं। घर घर, प्रत्येक घर। उसी तरह रातों रात, रात ही रात में, आमरण, मृत्यु तक। इसके बाद हम देखते हैं यथा काम, तो इच्छानुसार। तो इस तरह से हमने अव्ययी भाव समास के उदाहरण देख लिए। अब दोस्तों आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कुछ ऐसे शब्द दे दिए जाते हैं जिसको हम पहचान नहीं पाते, तो उसी को मैंने उदाहरण के रूप में दिया है। जैसे संस्कृत से हम देखेंगे यावत जीवन, कृपापूर्वक, ध्यानपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, प्रतिदिन, प्रत्यक्ष, परोक्ष, निर्विघ्न, निःसंकोच, निर्भय, अनुरूप, अनुकूल, संहर्ष, सानंद, सपत्निक, सपरिवार, मृत्यु पर्यंत, नियमानुसार और दिन प्रतिदिन। ये सभी क्या हैं, अव्ययी भाव समास हैं। हिंदी के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पहचान नहीं पाते, जैसे अनजाने, बेखटके, निघड़क, निडर, एकाएक, धीरे धीरे, आमने सामने, धड़ाधड़, धमाधम, रात भर, दिन भर, दिनों दिन, रातों रात, कानों कान, हाथों हाथ, बीचों बीच, आप ही आप, कोठे कोठे, बार बार, पल पल, घर घर, भरसक, पहले पहल, एक बारगी, दोबारा, तिबारा आदि। ये सभी क्या हैं, अव्ययी भाव समास है। उसी तरह उर्दू से बेशक, दरअसल, साल बसाल, बखूबी, हर रोज़, ये सभी क्या हैं, अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। तो दोस्तों अब आप स्पष्ट रूप से अव्ययी भाव समास को समझ गए होंगे। अब हम आते हैं तत्पुरुष समास में। दूसरा हमारा समास का प्रकार है या समास का भेद है तत्पुरुष समास। तो इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। वास्तव में पूर्व पद तो मात्र विशेषण का कार्य करता है। तो तत्पुरुष समास में पूर्व पद अप्रधान होता है, अर्थात गौण होता है। वह केवल विशेषता बताने का काम करता है, किसका, दूसरे पद का। और जो तत्पुरुष समास होता है यह कारक से जुड़ा समास होता है, अर्थात तत्पुरुष समास में कारक के चिन्ह, कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। तो इनमें से जो कारक चिन्ह प्रयोग होते हैं, जैसे ने, को से, का, में, हैं, ये सभी कारक चिन्ह हैं, जिसको हम विभक्ति चिन्ह कहते हैं। तो ये सभी क्या है, कारक से जुड़ा हुआ समास है, और इसमें विग्रह करने पर जो कारक प्रकट होता है और उसी कारक वाला यह समास बन जाता है। तो इस तरह से इसमें बताया गया है कि अगर हम तत्पुरुष समास में विग्रह करेंगे तो इसमें कारक चिन्ह आता है, तो उसी प्रकार का कारक चिन्ह वाला यह समास बन जाता है। आगे हम समझते हैं, अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो। जैसे इसे बनाने में 2 पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, तत्पुरुष समास। व्याकरण में अर्थात वाक्य के अंतर्गत उत्तर पद के ही रूप बदलेंगे, पूर्व पद के रूप नहीं बदलते। जैसे हम देखते हैं कि राजपुरुष, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो राज है वह कौन सा पद है, पूर्व पद है। और पुरुष कौन सा पद है, पुरुष यहाँ पे कौन सा पद है, उत्तर पद है। तो यहाँ पे राज क्या है, पूर्व पद, और पुरुष कौन सा पद है, उत्तर पद। तो यहाँ पे देखिए जो राज है पूर्व पद है, इसका रूप नहीं बदलेगा,
यह केवल इसके विशेषण का काम करेगा, विशेषता बताने का काम करेगा। तो राज पुरुष का अगर हम विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, राज का पुरुष। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो राज है ये नहीं बदलेगा। आगे और देख लेते हैं तो अच्छे से समझ आएगा। जैसे राज पुरुष, राजपुत्र राजा का पुत्र, राजाज्ञा राजा की आज्ञा, राजमहल राजा का महल। तो यहाँ पे जो पूर्व पद है ये केवल विशेषता बता रहा है, लेकिन यहाँ पे जो उत्तर पद है वही अर्थवान है, वही इसी में प्रधानता है, जिसके कारण हमें अर्थ की प्राप्ति हो रही है। तो इस तरह से इसमें प्रधानता किसकी है, उत्तर पद की प्रधानता है। अब चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे देश के लिए भक्ति, देशभक्ति, राजा का पुत्र, राजपुत्र, शराहत, शर से आहत, राह खर्च, राह के लिए खर्च, तुलसीदास कृत, तुलसी द्वारा कृत, राजमहल, राजा का महल। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या क्या विभक्ति चिन्ह आ रहा है। देशभक्ति में के लिए विभक्ति चिन्ह आ रहा है विग्रह करने पर, राजपुत्र में का विभक्ति चिन्ह आ रहा है, शराहत में से विभक्ति चिन्ह आ रहा है। इसी प्रकार राह खर्च में के लिए का चिन्ह आ रहा है। तो ये सभी क्या हैं, विभक्ति चिन्ह है। और अगर हम इसको विग्रह करेंगे, जो सामासिक पद है इसको विग्रह करते हैं, तो जिस जिस प्रकार का विभक्ति चिन्ह आता है, जैसे आपने कारक चिन्ह पढ़ा हो, कारक के बारे में पढ़ा होगा, तो कारक में अनेक प्रकार के कारक होते हैं। जैसे 8 प्रकार के कारक होते हैं, जैसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, ये सभी क्या है, कारक हैं। इनके लिए अलग अलग विभक्ति चिन्ह का उपयोग होता है। तो जिस प्रकार का कारक का चिन्ह आता है उसी प्रकार का यह समास बन जाता है। तो उसके अनुसार जो तत्पुरुष समास रहता है, इसके 6 भेद माने गए हैं। इसमें हम कर्ता कारक और कर्ता कारक को छोड़ देते हैं, और एक रहता है संबोधन, संबोधन कारक को हम छोड़ देते हैं। तो इन दोनों कारक को छोड़कर जितने भी कारक आते हैं उतने प्रकार के हमारे पास क्या रहते हैं, तत्पुरुष समास के भेद मिल जाते हैं। तो देखिए, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। दोस्तों, इन सभी को आप कारक को अगर नहीं समझ रहे होंगे तो मेरे व्याकरण वाले प्लेलिस्ट में, मेरे YouTube चैनल में कारक का एक बहुत ही अच्छा लेक्चर है, उसको आप देख के समझ सकते हैं। तो हम देखते हैं तत्पुरुष समास के भेदों को। तो पहला कर्म तत्पुरुष। तो कर्म तत्पुरुष में किसका लोप हो जाएगा, को कारक। ठीक है, तो कर्म तत्पुरुष में को कारक का यहाँ पे लोप हो जाता है। जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, शरणागत, शरण लेने को आया हुआ, तो यहाँ पे को का हो गया है लोप। उसी प्रकार सुखप्रद, सुख को देने वाला, तो को यहाँ पे जो विभक्ति चिन्ह है उसका लोप हो गया। तो कर्म में क्या है, जैसे कर्ता ने कर्म को आता है, इस कारण को का लोप हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, कर्म तत्पुरुष। उसी तरह परलोक गमन, परलोक को जाना या परलोक को गमन। इसी प्रकार अन्य उदाहरण है कर्म तत्पुरुष के, जैसे गगनचुम्बी, चिड़ी मार, कटफोड़ा, मनोहर, मुंह तोड़, घर फूंक, चित्तचोर, गिरह कट आदि। इसके बाद हम दूसरे भेद की ओर जाते हैं तत्पुरुष समास के। दूसरा भेद है से और के द्वारा लोप हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, तत्पुरुष करण तत्पुरुष समास। तो इसमें से विभक्ति चिन्ह और के द्वारा विभक्ति चिन्ह छुपा रहता है, के द्वारा विभक्ति चिन्ह छुपा रहता है। कैसे, ईश्वर, ईश्वर के द्वारा दी, ईश्वर दत्त से क्या हो जाएगा, ईश्वर के द्वारा दत्त या दिया हुआ। तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा रचा हुआ या तुलसी के द्वारा कृत। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, तो यहाँ पे से विभक्ति का यहाँ पे लोप हुआ है। गुण युक्त, गुण से युक्त,
इसी प्रकार हम देख सकते हैं मनमाना, भूखमरा, मदमाता, मदांध, प्रकृति दत्त, आंखों देखा, मुंह मांगा, पदयात्रा, बंधन मुक्त और गुणहीन। तो इस तरह से करण तत्पुरुष समझ गए। संप्रदान तत्पुरुष में देखते हैं तो संप्रदान तत्पुरुष में किसका लोप हुआ रहता है? के लिए का लोप होता है। जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तो यहाँ पे के लिए का लोप है। भूत बलि, भूतों के लिए बलि। कन्या विद्यालय, कन्याओं के लिए विद्यालय। इसी प्रकार अन्य उदाहरण हैं देव बलि, देवों के लिए बलि। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। उसी तरह दान धान, भंडार घर, रसोई घर, हवन कुंड, राह खर्च, महंगाई भत्ता आदि। ये सभी संप्रदान तत्पुरुष के लिए है उदाहरण। अब हम देखते हैं अपादान। तो अपादान में कारक चिन्ह से का लोप होता है। तो ध्यान दीजिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे से का अर्थ होता है अलगपन, ठीक है। तो हम शब्द को पढ़कर जानेंगे कि अलगपन का जहाँ पे बोध हो वहाँ पे क्या होता है? अपादान कारक होता है। और अपादान कारक में हम से का चिन्ह लगाते हैं। अपादान अलग होने के लिए से का चिन्ह यहाँ पे लगाया जाता है। जैसे धर्म विमुख, धर्म से विमुख। जन्मांध, जन्म से अंधा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष। अलग होने का भाव इसमें दिखता है। इसके बाद देखते हैं देश निकाला, देश से निकाला। इसी प्रकार बहिरागत, भयभीत, ऋण मुक्त, धर्म भ्रष्ट आदि। पांचवा देखते हैं संबंध तत्पुरुष। तो संबंध तत्पुरुष में संबंध कारक जो रहता है का, के, की, इसका लोप हो जाता है। जैसे नरेश, नरों का ईश, तो यहाँ पे का लोप हो गया। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। विभागाध्यक्ष, विभाग का अध्यक्ष। उसी प्रकार अन्य उदाहरण हैं गृह स्वामी, गृह का स्वामी। गंगा जल, गंगा का जल। ऋषि कन्या, ऋषि की कन्या। घोड़दौड़, घोड़ों की दौड़। अनारदाना, लखपति, ग्रामवासी, सिर दर्द आदि। इसके बाद हम आते हैं तत्पुरुष समास के छठवें भेद, जिसका नाम है अधिकरण तत्पुरुष। तो इसमें अधिकरण के कारक चिन्ह में और पर का लोप हो जाता है। जैसे शास्त्र निपुण, शास्त्र में निपुण। आप बीती, आप पर बीती। जलमग्न, जल में मग्न। सिंहासनारूढ़, सिंहासन पर आरूढ़। इसी प्रकार अन्य उदाहरण हैं रणकुशल, सभा पंडित, सर्वोत्तम, वीर श्रेष्ठ, गृहागत, शरणागत, वनवास, हृदयस्थ, गंगा स्नान आदि। इस तरह से हमने दोस्तों देख लिया कि तत्पुरुष समास के जो 6 भेद हैं इन सभी को। अब तत्पुरुष समास के अन्य उपभेद भी माने गए हैं जो कॉलेज स्तर के परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो दिलाते हैं उसको कम से कम उन अभ्यर्थियों को देख लेना चाहिए। तो संस्कृत भाषा के जो व्याकरण हैं, जो व्याकरण की रचना करने वाले हैं, तो संस्कृत व्याकरणों ने, विद्वानों ने तत्पुरुष समास के 4 और प्रकार माने हैं। ये कौन कौन से प्रकार हैं इसको हम देख लेते हैं। पहला है अलुक तत्पुरुष, पहला प्रकार है अलुक तत्पुरुष। तो इसमें कारक चिन्ह का लोप नहीं होता, इसमें कारक चिन्ह का लोप नहीं होता। जैसे मनसीज, युधिष्ठिर, आत्मनेपद, परस्मयी पद और निशिचर, इन सभी का हम अगर विग्रह करें तो हम देखेंगे कि इन सभी में कारक चिन्ह का लोप नहीं होता है, अलुक तत्पुरुष कहलाता है। दूसरा है उपपद तत्पुरुष। उपपद तत्पुरुष में उत्तर पद स्वयं में सार्थक तो होता है पर स्वतंत्र रूप से भाषा में व्यवहृत नहीं होता है। तो इसमें इस प्रकार के समास को क्या बोलते हैं? उपपद तत्पुरुष।
इसमें उत्तर पद तो स्वयं में सार्थक होता है, पर स्वतंत्र रूप से भाषा में यह प्रयोग नहीं होता, व्यवहृत नहीं होता। जैसे जलचर, भास्कर, कलेशकर, सुखद, शांति प्रिय, लेखक आदि इसके उदाहरण हैं। उसके बाद आते हैं नए तत्पुरुष। नए तत्पुरुष, इसमें पहला खंड नकारात्मक होता है, अर्थात जो पूर्व पद होता है वह क्या होता है, नकारात्मक, न की भावना होती है उसमें, नकारात्मक होता है, तो न उपसर्ग युक्त होता है। जैसे अनादि, अनादि, अनादि मतलब निगेटिव अर्थ में हो रहा है। उसी तरह अन्याय अर्थात न न्याय, मतलब उसके साथ न्याय नहीं हुआ, अन्याय। नास्तिक तो क्या हो जाएगा, न आस्तिक, न आस्तिक। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इसमें नए तत्पुरुष में नकारात्मक उपसर्ग होता है। जैसे अनादि, अन्याय, नास्तिक, निर्बल, निर्दोष, अनपढ़ आदि। इसके बाद आते हैं दोस्तों, जो चौथा है वो उसका नाम है प्रादि तत्पुरुष। तो हमने कितने तत्पुरुष समास के कितने भेद देखे, 4 भेद देखे। संस्कृत व्याकरणों ने बताया है। अलुक तत्पुरुष, दूसरा है उपपद तत्पुरुष, तीसरा है नए तत्पुरुष और चौथा है प्रादि तत्पुरुष। तो प्रादि तत्पुरुष में क्या होता है, इसमें जो उपसर्ग वाले पहले पद रहते हैं उसमें उपसर्ग रहता है। जैसे अपि, प्रति, उप आदि अन्य प्रकार के भी उपसर्ग रहते हैं। तो जिन समास युक्त पदों में उपसर्ग पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रादि तत्पुरुष समास। जैसे प्रदेश, व्याकुल, आकाश, सुशय, प्रत्यागमन आदि। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। अब कुछ विद्वान यह मानते हैं कि तत्पुरुष समास के ही 2 भेद और हैं, जिसको कर्मधारय समास और द्विगु समास कहते हैं। लेकिन सामान्य रूप से हम कर्मधारय और द्विगु समास को अलग अलग रूप में पढ़ते हैं। तो आपको यह जान लेना चाहिए कि तत्पुरुष समास के ही कौन कौन से भेद हैं, कर्मधारय और द्विगु, लेकिन हम इसको अलग अलग पढ़ते हैं, जिसके कारण समास के हम 6 भेद मानते हैं, लेकिन असल में समास के कुल 4 भेद ही होते हैं, जिसको हमने देख लिया था पहले में पद की दृष्टि से। तो इस तरह से दोस्तों मैंने समास में यहाँ पर अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास, इन दोनों को अच्छे से आपको बताया। आशा करता हूँ आप सभी के दिमाग में अच्छे से बैठ गया होगा, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बाकी का जो लेक्चर है, बाकी का जो समास बचा है उसको मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में लाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।